हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रोमांटिक एरा के सेकंड जनरेशन पोएट जॉन कीट्स की एक बहुत फेमस पोम ओड टू अ नाइटिंगेल के बारे में। इस पोम में कीट्स नाइटिंगेल के थ्रू बहुत सारी थीम्स की बात करते हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो आप जाके उसको भी चेक कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं स्टेंजा 1 से। कीट्स इस स्टेंजा की शुरुआत अपनी फिजिकल डिस्ट्रेस से करते हैं। उनका दिल दुखता है जैसे उन्होंने कोई जहर का नशा किया हो, लेकिन वो तुरंत स्पष्ट करते हैं कि ये नाइटिंगेल से जेलसी नहीं है। उल्टा वो इस बात से ओवरवेल्म्ड है कि बर्ड कितनी खुश है। द बर्ड रिप्रेजेंट्स एन अनथिंकिंग एफर्टलेस जॉय दैट कीट्स हिमसेल्फ कैन नॉट रीच। ये स्टेंजा पोएम का सेंट्रल टेंशन सेट करता है, एक दुखी सोच विचार करने वाला इंसानी मन वर्सेस एक बेफिक्र गाता हुआ परिंदा। स्टेंजा 2। कीट्स एक गिलास वाइन की चाह रखते हैं, नशे के लिए नहीं बल्कि एक एस्केप के रूप में। वो इमेजिन करते हैं कि वाइन जो ठंडी ज़मीन पे पुरानी हो चुकी है, जिसमें फ्रेंच सनशाइन, नाच और गाने का स्वाद है, वो चाहते हैं कि वो इतना पिएं कि दुनिया को बिना देखे छोड़ दें और बर्ड के साथ जंगल में गायब हो जाएं। यहाँ वाइन एक सिंबल है कॉन्शियसनेस से बाहर निकलने का, एक शॉर्टकट, अपने दुख के एहसास को घोल देने का तरीका। सेंजा 3। यहाँ कीट्स मेटाफर छोड़कर सीधे सीधे बताते हैं कि वो क्या चीज़ से भागना चाहते हैं, इंसानी थकान, बुखार और परेशानी। वो एक ऐसी दुनिया डिस्क्राइब करते हैं जहाँ बुढ़ापे में लोग कांपते हैं, जहाँ जवानी पेल और स्पेक्टर थिन होकर मर जाती है। एक बहुत ही पर्सनल और दर्दनाक लाइन, क्योंकि कीट्स ने अपने भाई टॉम को ट्यूबरकुलोसिस से मरते हुए देखा और खुद भी शायद ये बीमारी उन्हें लग चुकी थी। वो कहते हैं कि खूबसूरती और प्यार भी लंबे समय तक नहीं टिकता। दिस इज द पोएम्स मोस्ट डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन विद मोर्टैलिटी एंड डिसीज। सेंजा 4। अब कीट्स अपना इरादा बदलते हैं। उन्हें वाइन की जरूरत नहीं है, वो बैकस के बिना ही नाइटिंगेल तक पहुंच सकते हैं। द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोएसी, पोएटिक इमेजिनेशन की शक्ति के थ्रू। अचानक वो डिक्लेयर करते हैं ऑलरेडी विद दी। सिर्फ अपनी क्रिएटिव मन की मदद से वो उस चांदनी जंगल में पहुंच जाते हैं जहां बर्ड गा रही है। सेंजा 5। अब पूरी तरह इमेजिनेशन में डूबे हुए हैं। कीट्स कहते हैं कि वो अपने आसपास के फूल एक्चुअली देख नहीं सकते, बहुत अंधेरा है। इसकी जगह उन्हें सिर्फ खुशबू से अंदाज़ा लगाना पड़ता है। हॉथॉर्न, इग्लेंटाइन, वायलेट्स और मस्क रोजेस। दिस स्टेंजा इज फेमस फॉर इट्स डेंस सेंसरी लैंग्वेज। ये दिखाता है कि इमेजिनेशन साइट की जगह ले लेती है। कीट सच में इस सपने जैसी दुनिया में खो चुके हैं। स्टेंजा 6। ये पोम का सबसे गहरा हिस्सा है। कीट्स कन्फेस करते हैं कि वो अक्सर हाफ इन लव विद ईजफुल डेथ रहे हैं, दर्द राहित मौत के ख्यालों से अपने आप को सुकून देते हुए जब वो खूबसूरती सुन रहे होते हैं। अभी नाइटिंगेल को सुनते हुए उन्हें लगता है कि ये मौत के लिए परफेक्ट है, सबसे रिच मोमेंट है, टू सीज अपॉन द मिडनाइट विद नो पेन। लेकिन फिर एक दर्दनाक रियलाइजेशन आती है, अगर वो मर गए तो वो सिर्फ असॉर्ट बन जाएंगे, मिट्टी का टुकड़ा, और बर्ड का गाना कभी सुन ही नहीं पाएंगे। Death would end his ability to experience the very beauty tempting him toward it. सेंजा 7। कीट्स को एक रेवलेशन होती है। नाइटिंगेल, या कम से कम उसका गाना, इमोर्टल मालूम होता है। पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ इंसान मर चुके हैं, राजा हो या आम आदमी, लेकिन वैसे ही बर्ड सॉन्ग सर्दियों से गूंजती आ रही है जैसे पहले गूंजती थी। वो इमेजिन करते हैं कि वही गाना रूथ ने भी सुना होगा, एक बिब्लिकल फिगर जो अपने घर की याद में रोती थी, और परियों की कहानियों के जादुई फिगर ने भी, खतरनाक समुद्र को देखते हुए। The bird song transcends individual death because it represents nature's eternal repeating beauty. Senza 8. Forlorn. Forlorn शब्द जिसका मतलब है अकेला और छोड़ा हुआ, कीट्स को उनकी ट्रांस से झटके से बाहर निकाल देता है, जैसे कोई घंटी बज गई हो। वो मानते हैं कि इमेजिनेशन असल में मौत को चीट नहीं कर सकती जितना लोग कहते हैं। बर्ड का गाना धीरे धीरे दूर हो जाता है, मेडोज और पहाड़ी के ऊपर से गुजरते हुए, जब तक वो पूरी तरह गायब नहीं हो जाता। कीट्स आखिर में पोम के मशहूर सवाल के साथ रह जाते हैं, क्या वो पूरा अनुभव एक विजन था या एक जागती हुई नींद? डू आई वेक और स्लीप? पोम किसी जवाब के साथ खत्म नहीं होती, बल्कि एक अनिश्चितता के साथ। कीट्स अब अपनी खुद की परसेप्शन पर भरोसा नहीं कर पाते। पार्ट 2, मेजर थीम्स। थीम 1। पोम कीट्स की मौत की अवेयरनेस से भरी हुई है। उनके भाई की मौत, उनकी अपनी बढ़ती बीमारी और मौत जो हर इंसान का यूनिवर्सल फेट है। लेकिन कीट्स सिर्फ मौत से डरते नहीं हैं, वो उस तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं, एक रिलीफ की तरह दुख से, जिससे ये पोम साइकोलॉजिकली काफ़ी कॉम्प्लेक्स बन जाती है। थीम 2। कीट्स कई रास्ते ट्राई करते हैं एस्केप के लिए, शराब, पोएटिक इमेजिनेशन, इंसानी दुख को पीछे छोड़ने के लिए।
कुछ सेंसास के लिए इमेजिनेशन सच में काम करती है। उन्हें लगता है कि वो नाइटिंगेल की दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो गए हैं, लेकिन एंड तक वो मानते हैं कि इमेजिनेशन एक चीट है, एक टेम्पररी इल्यूजन जो मोर्टेलिटी की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व नहीं कर सकती। थीम 3, नाइटिंगेल का गाना टाइमलेस दिखाया गया है, जिसे एंशिएंट एम्परर्स ने सुना, बिब्लिकल फिगर्स ने सुना और अब किड्स खुद सुन रहे हैं। सदियों से बदला नहीं। दिस कॉन्ट्रास्ट शार्पली विद इंडिविजुअल ह्यूमन लाइव्स व्हिच आर शॉर्ट एंड फ्रेजाइल। किड्स सजेस्ट करते हैं कि आर्ट और नेचुरल ब्यूटी एक तरह की इमॉर्टैलिटी अचीव कर सकते हैं जो इंडिविजुअल लोग नहीं कर सकते। थीम 4, बर्ड के गाने की शेयर्ड कम्युनल नेचर के बावजूद जो हिस्ट्री में सबने सुनी है, किड्स खुद बिल्कुल अकेले हैं, अकेले बैठे हुए बर्ड की दुनिया में पूरी तरह शामिल ना हो पाते हुए और आखिर में वापस अपने सोल सेल्फ की तरफ टोल्ड हो जाते हैं। ये पोम इंसानी सेल्फ अवेयरनेस के अकेलेपन को कैप्चर करती है। थीम 5, किड्स खुद को साइट की जगह स्मेल और साउंड में डुबा देते हैं, जो उनके इस बिलीफ को दिखाता है कि सेंसेशन और अनसर्टेनिटी में पूरी तरह डूबना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रैशनल क्लैरिटी ढूंढने के बजाय एक आइडिया जो किड्स के अपने कॉन्सेप्ट से जुड़ा है, जिसे उन्होंने नेगेटिव कैपेबिलिटी कहा था। डाउट और मिस्ट्री में रहने की कैपेसिटी बिना रैशनल सर्टेनिटी की ज़रूरत के। पार्ट 3, कीट्स बैकग्राउंड। जॉन कीट्स का जन्म 1795 में लंदन में हुआ था, एक स्टेबल कीपर के घर। उनका बचपन लॉस से भरा हुआ था। उनके पिता की मृत्यु एक एक्सीडेंट में हो गई थी जब कीट्स सिर्फ 8 साल के थे और उनकी माँ ट्यूबरकुलोसिस से गुजर गई जब वो 14 साल के थे। वही बीमारी जो बाद में उनके छोटे भाई टॉम को 1818 में ले गई और आखिर में खुद कीट्स को भी। कीट्स ने सर्जन अपोथेकेरी की ट्रेनिंग ली थी, एक डिमांडिंग मेडिकल प्रोफेशन, इससे पहले कि वो मेडिसिन छोड़कर पूरी तरह पोइट्री के लिए समर्पित हो गए। एक फाइनेंशियली रिस्की डिसीजन जिससे उनके दोस्तों को चिंता होती थी। उनके पास अपने ज़माने के दूसरे पोइट्स की तरह कोई फैमिली वेल्थ या एरिस्टोक्रेटिक कनेक्शन नहीं थे और एस्टैब्लिश्ड मैगजीन के क्रिटिक उनका मजाक उड़ाते थे, उन्हें डिसमिसिवली कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री का हिस्सा कहते हुए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मिडिल क्लास लंदन बैकग्राउंड से थे। ओड टू अ नाइटिंगेल 1819 के स्प्रिंग में लिखी गई थी, उनके दोस्त चार्ल्स ब्राउन के घर के बगीचे में। हैम्पस्टेड लंदन में कहा जाता है कि ये एक ही सुबह में कंपोज की गई है, जब कीट्स ने पास के पेड़ पर एक नाइटिंगेल को गाते हुए सुना। ये कीट्स के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्टिव पीरियड था, जिसे कभी कभी उनका ग्रेट ईयर कहा जाता है, जिसमें उन्होंने अपनी सबसे फेमस ऑड्स सिर्फ कुछ महीनों में लिख डाली थी। उस वक्त कीट्स अपने भाई टॉम की देखभाल कर रहे थे, जो अभी अभी ट्यूबरक्लोसिस से गुजरे थे, और कीट्स खुद भी उसी बीमारी के सिम्टम्स दिखाना शुरू कर चुके थे। वो फैनी ब्राउन से भी डीपली प्यार करते थे, एक ऐसी महिला जिससे वो भी शादी करने का अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इस पोम को लिखने के 2 साल के अंदर फरवरी 1821 में कीट्स रोम में सिर्फ 25 साल की उम्र में गुजर गए। मतलब ओड टू अ नाइटिंगेल एक ऐसे जवान आदमी ने लिखी थी जो पहले से ही अपनी खुद की आती हुई मौत के साए में जी रहा था। ओड टू अ नाइटिंगेल इसलिए जिंदा है क्योंकि ये हमें आसान सुकून देने से इनकार करती है। कीट्स ये प्रिटेंड नहीं करते कि ब्यूटी दर्द को ठीक कर देती है या इमेजिनेशन मौत को हरा देती है। इसकी जगह वो हमें दोनों दिखाते हैं, आर्ट और नेचर का एक टेम्पररी रोशन एस्केप और एक मॉर्टल दुखी सेल्फ की तरह इनएविटेबल वापसी। ये ऑनेस्टी जो एक 23 साल के जवान आदमी ने अपनी खुद की मौत के सामने लिखी थी, यही वजह है कि ये पोम आज भी 200 साल बाद लोगों को इतना डीपली टच करती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में बताइए आपको ये एंडिंग होपफुल लगी या होपलेस। और ये वीडियो आप लोगों के लिए इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो उसको भी जाके आप चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए अलविदा।